हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं अभिषेक भैया और आज आपको लेके आ गए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि हमारे क्लास 10th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया है? तो हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका, मानव मस्तिष्क और अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया है। आज के जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो जंतुओं में हार्मोन। यानी आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहाँ से लॉन्ग आंसर भी बनते हैं, शॉर्ट आंसर भी बनते हैं और आपका एमसीक्यूज भी बनता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि कौन आ चुका है? अभिषेक भैया। ठीक है, तो सारे के सारे लोग अपने कॉपी किताब पेन को लेके क्या करेंगे? तो एक जगह बैठ जाएंगे और हिलेंगे नहीं, एकदम हिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है और भूलने वाला है याद का, इसलिए मैंने उसको लिख के लाया। तो मैं यहाँ से देख के लिखूंगा कभी कभार, तो ये मत सोचिए कि अभिषेक भैया को आ नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स है, बहुत सारी ग्रंथि है, कौन सा कहाँ से निकलता है, तो कभी कभी इंसान भूल जाता है। तो मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, तो गलत ना पढ़ा पाऊँ इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रख रखा है कुछ चीजें, जो मैं भूलूंगा तो यहाँ पे देख के लिखूंगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अभिषेक भैया तो चीटिंग करके पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है भाई, ऐसा टॉपिक ही है। अगर मैं आपको गलत पढ़ा दूंगा तो आप बोलेंगे कि अभिषेक भैया तो गलत पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या सारे लोग तैयार हो चुके हैं पेन कॉपी लेके? बोलो बोलो बोलो। अगर सारे लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो चुके हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कल 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 हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कितने लोग को याद है? बोलो, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ग्रंथियों के बारे में। क्या पढ़ा था? ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां, ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने 3 प्रकार की ग्रंथियों को पढ़ा था। कितने लोग को याद है कि 3 ही पढ़ा था? बोलो कौन कौन है वो? तो एक है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, और दूसरा है बहिःस्रावी, बहिःस्रावी, और तीसरी थी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। क्या आप लोगों को इतना याद है? क्या आप लोगों को इतना याद है? क्या आप लोगों को इतना याद है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यानी ऐसी ग्रंथियां जिनसे क्या निकलता है? तो हार्मोन निकलता है। ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी ग्रंथियों को हम बोलते हैं क्या? तो अंतःस्रावी। बहिःस्रावी जो एंजाइम्स बनाती हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स का स्राव करती हैं। यानी ऐसी ग्रंथियां जो क्या करती है? तो केवल एंजाइम बनाती हैं, यानी हार्मोन नहीं बनाती हैं। ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? तो बहिःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या होती हैं? तो ये होती है मिश्रित, यानी जो हार्मोन्स एवं साथ में क्या निकालती हैं? तो एंजाइम भी निकालती है, यानी जो दोनों निकालती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि, एंजाइम का स्राव, यानी जो दोनों का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक चीज और मैंने बताया था, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन। और ये कैसी होती है? तो ये होती है नलिका युक्त। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है कल वाली? क्या इतनी चीजें क्लियर है कल वाली? बोलिए बोलिए बोलिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं है? क्या है? क्लियर नहीं है? बोलो 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 बोलो। बोलो, चले आगे। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो कल की वीडियो फिर से देख लेंगे। चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं जंतुओं में हार्मोन। और हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से। और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अच्छी अच्छी ग्रंथियों को रखा गया है। सबसे पहली ग्रंथि कौन है? तो सबसे पहली ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पहली। तो इसको हम और नाम से, एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। यानी पीयूष ग्रंथि को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, क्या? तो मास्टर ग्रंथि। अब सबसे पहले ये समझो कि इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। देखो भाई,
इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उस पर यह क्या करती है, तो नियंत्रण रखती है। क्या करती है, तो उस पर यह नियंत्रण रखती है। तो याद रखेंगे कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो क्या है, तो वो मास्टर ग्रंथि है। बट क्यों है, इसलिए है कि वो जितनी भी ग्रंथियां होती है उनको उन पे क्या रखती है, कंट्रोल। कहती है भैया सारे के सारे जो भी इसके बाद की ग्रंथियां आएंगी वो इसी से मतलब सिग्नल्स के माध्यम से पूछ लेती है कि क्या हमें हार्मोन स्राव करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। यानी सारा का सारा जो हार्मोन्स का नियंत्रण है वो कौन रखता है भैया, तो वो रखती है आपकी मास्टर ग्रंथि। यानी हम कह सकते हैं कि अन्य सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण नियंत्रण रखती है। ठीक है, बोले यहाँ तक क्लियर है। यानी इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि यह अन्य सभी ग्रंथियों को क्या करती है, तो अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, तो नियंत्रण रखती है। ठीक है, अब जानिए कि ये होती क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, स्थिति। कितने लोग बताएंगे, हम लोग जब मस्तिष्क का चित्र बनाते तो वहां पे इसका जिक्र आया था। ये होती है कहाँ, तो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में। अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में कहाँ रहती है, तो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में। यानी जो ये आगे वाला हिस्सा होता है इसके पीछे यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि हम लोगों ने चित्र में बनाया था। जैसे अगर ये आपका मस्तिष्क है तो ऐसे हम लोगों ने बनाया था कुछ, यहाँ पे ऐसे। बोलो ये वाला जो हिस्सा हम लोगों ने बनाया था, आप चित्र जाके देखेंगे तो वहां पे पीयूष ग्रंथि आपको दिख जाएगी, मैंने उस चित्र में बनाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हमको यहाँ पे याद क्या रखना है, तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। कौन सा, तो 3 भागों में क्या होता है, तो 3 भागों में देखो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है अग्रपिंड, अग्रपिंड, और दूसरा होता है मध्यपिंड, पिंड, और तीसरा होता है पश्चपिंड, पश्चपिंड। ठीक है, तो अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क के यानी अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है और उसके 3 भाग होते हैं। और जो आपकी ये पीयूष ग्रंथि होती है इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान समान आकार होता है इसका। यानी यह किस आकार की होती है, तो यह होती है किस आकार की, तो मटर के दाने के समान, यानी मटर के दाने जैसी एकदम छोटी सी होती है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्या आप लोगों को क्लियर है। अब देखो अग्रपिंड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, यहाँ से हार्मोन स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। यानी पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वो होता है क्या, वृद्धि हार्मोन। और ये जो वृद्धि हार्मोन है वो आपके शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी आपकी हाइट कितनी होगी, छोटे होंगे आप कि बड़े होंगे आप, ये कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है, तो वृद्धि हार्मोन। और कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से। यानी कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। और आपके शरीर में वृद्धि से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे कौन करता है, तो ये वृद्धि हार्मोन। इसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, यानी STH भी बोलते हैं। कोष्टक में लिख लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, STH, इसको HTH भी बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, अब इसकी कमी और अधिकता से 2 रोग होंगे। जैसे देखो अगर कम श्रावित होगा यानी अल्प श्रावण, अल्प श्रावण, अल्प श्रावण से क्या हो जाता है, इंसान बौनापन हो जाता है, बौना हो जाता है। और अति श्रावण, अति श्रावण, अति श्रावण से इंसान भीमकाय हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि औकात से ज्यादा उसकी हाइट बढ़ जाती है और यहाँ पे उसकी औकात से ज्यादा हाइट कम हो जाती है। यानी अगर कम श्रावित होगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति बौना हो जाएगा, और अति श्रावण होगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति भीमकाय यानी बहुत हाइट उसकी बड़ी हो जाएगी। बोले यहाँ तक ठीक है। जो मध्य पिंड होता है, यानी जो मध्य पिंड होता है वो होता है तुम्हारा कम विकसित, यानी इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता है, कम विकसित,
कम विकसित। अब आता है पश्चपिंड, यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब ये क्या होता है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है प्यारे भाई, वो क्या करता है कि यह एक ममत्व हार्मोन है। ममत्व का मतलब जैसे कि मम्मी लोग होती हैं अपने बच्चे को प्यार करती हैं, तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो निकलता है क्या, तो ये ऑक्सीटोसिन। और जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसको दुग्ध स्राव यानी दूध जो निकलता है बच्चे को पिलाने के लिए, वो भी स्रावित कौन करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यानी ममत्व से भी रिलेटेड है और दूध स्रावर से भी रिलेटेड है, कौन, आपका ऑक्सीटोसिन। बोलो यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये है पूरा का पूरा पीयूष ग्रंथि। क्या बताया मैंने पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया कि यह जो ग्रंथि होती है उसको हम मास्टर ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह सारी की सारी ग्रंथियों पे नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसको 3 भागों में हमने बांटा है, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। अग्रपिंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उसको बोलते हैं हम वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और उसके अल्प श्रावण से इंसान बौना हो जाता है और अति श्रावण से इंसान ढीमका हो जाता है। ठीक है, मध्य पिंड से कोई हार्मोन नहीं निकलता है, पश्च पिंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ठीक है, और यह जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कैसी होती है, तो मटर के दाने के जैसी होती है। बोलो बच्चे यहाँ तक क्या क्लियर है, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे चल सकता हूँ। पहली हमारी ग्रंथि हो चुकी है पीयूष ग्रंथि, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, क्या ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चल सकते हैं, चलो ले लो। आगे चलते हैं हम अब दूसरी ग्रंथि पे। दूसरी ग्रंथि हमारी कौन है, तो दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जिसको हम ओवटू भी बोलते हैं, ओवटू ग्रंथि। तो अगर कहीं नाम आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, ओवटू ग्रंथि। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ओवटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, या इसको हम बोलते हैं ओवटू ग्रंथि। बोलो बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो 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 बोलो। बोलो 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 बोलो। चलिए, जो थायराइड ग्रंथि होती है सबसे पहले इसकी लोकेशन जान लो, स्थिति। स्थिति यह जो होती है वो श्वासनली, श्वासनली एवं स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के संयोग स्थल पर, संयोग स्थल पर, अरे भैया ई का है रे भैया, श्वास नली क्या होती है प्यारे बच्चों, यहाँ होती है, और स्वरयंत्र जिसकी वजह से ये पटर 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 बोल रहे हैं हम लोग, वो होता है स्वरयंत्र। ये स्वरयंत्र और जो आपका क्या होती है श्वास नली, उसके संयोग स्थल पे आपकी क्या होती है, तो ये होती है थायराइड ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो ग्रंथि। ठीक है, अब देखो ये होती कैसी है, तो यह एच आकार की होती है। कैसी होती है, एच यानी कैपिटल एच जो होता है एच आकार की होती है। कैसी होती है, एच आकार की होती है। ठीक है, एच आकार की होती है। उसके बाद किस रंग की होती है, तो ये होती है गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, यानी और तीसरा हम कह सकते हैं क्या, तो यह 25 से 30 ग्राम की होती है। यानी अगर कोई इसका वजन पूछ दे तो कितने ग्राम की होती है, तो 25 से 30 ग्राम की होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। स्रावित हार्मोन क्या कह सकते हैं, थायरॉक्सिन स्रावित हार्मोन कौन, तो वो होता है, क्या होता है वो, कितने लोग बताएंगे, तो थायरॉक्सिन। क्या होता है, थायरॉक्सिन। अब देखो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन जो है, अब ये जो हार्मोन होता है वो करता क्या है, ये हमारी बॉडी में इसका क्या काम है। थायरॉक्सिन जो होता है प्यारे बच्चों, तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है
ये क्या करता है कि अगर इसकी कमी होगी, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग। चूंकि ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो आयोडीन की वजह से ही निकलता है, आयोडीन की वजह से। आयोडीन होता क्या है, तो हम जो नमक खाते हैं, यानी घर में जो नमक होता है या बाहर जो नमक होता है, कोई भी नमक होता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन किसको प्रेरित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को। अगर हम आयोडीन की मात्रा कम कर लेंगे, हम लोग अपने घर में या अपने भोजन में आयोडीन की मात्रा कम कर लेंगे, तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, तो इसकी थायरॉक्सिन की। और इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, तो घेंघा। यानी हम कह सकते हैं कि आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए, हमेशा लेनी चाहिए, आयोडीन के द्वारा प्रेरित होता है, यानी स्रावित होता है, स्रावित। यानी आयोडीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में ठीक ठाक रहेगी, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करेगी, स्रावित करेगी, जिसकी वजह से हम घेंघा से बचे रहेंगे। जिस दिन आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हुई, उस दिन हमारा क्या हो जाएगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाएगा। और जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाएगा, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, घेंघा। और यहाँ पे ये फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है। मैं थायराइड ग्रंथि का थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ, ठीक है। देखो देखो ऐसी होती है आपकी थायराइड ग्रंथि, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था पूरा का पूरा थायराइड ग्रंथि के बारे में, क्या मैंने बताया, तो थायराइड ग्रंथि के मैंने सबसे पहले क्या बताया, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो श्वास नली और स्वर यंत्र के संयोग स्थल पे होती है, ठीक है। एच आकार की होती है, गुलाबी रंग की होती है, 25 से 30 ग्राम की होती है। और कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वो होता है तुम्हारा थायरॉक्सिन। और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। और एक चीज और, जो ये थायरॉक्सिन या ये थायराइड ग्रंथि कार्य, यानी यह कौन सा कार्य करती है, तो शरीर में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, शरीर में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करती है, क्रियाओं का नियंत्रण। और नियंत्रण, और दूसरा क्या करती है, तो दूसरा कर लेती है भैया, कहाँ गया भैया, हाँ, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन एवं श्वसन दर को नियंत्रित करती है, श्वसन दर को नियंत्रित। तो आपकी थायराइड ग्रंथि क्या क्या काम करती है भैया, तो ये कौन कौन सा काम करती है भैया, तो इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। यानी यह शरीर में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करती है, हृदय स्पंदन एवं श्वसन दर को क्या करती है, तो नियंत्रित करती है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चला जाए आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगली ग्रंथि क्या है, तो अगली ग्रंथि होती है पैराथायराइड। चलो तीसरी ग्रंथि चलते हैं, क्या, तो वो है पैराथायराइड। क्या है, पैराथायराइड। तीसरी पैराथायराइड ग्रंथि, इसको हम लोग बोलते हैं पैरावटु ग्रंथि, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये होती कहाँ है, तो यह थायराइड ग्रंथि में धंसी रहती है, थायराइड ग्रंथि में धंसी रहती है, ग्रंथि में धंसी रहती है, यानी जो थायराइड है उसी में ये रहती है, धंसी रहती है, ठीक है। ये दो जोड़ी होती है, कितनी होती है, दो जोड़ी होती है, यानी दो जोड़ी का मतलब चार, दो जोड़ी होती है। और मक्के के दाने जैसी होती है, मक्के के दाने जैसी होती है, जैसी होती है, मक्के के दाने जैसी होती है। किस रंग की होती है, तो भैया ये लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है। चल, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो दो हार्मोन निकलते हैं, उनका नाम लिख लो बस, स्रावित हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन हैं, तो एक ये और एक ये, एक है तुम्हारा क्या, कैल्सिटोनिन, और एक है पैराथार्मोन,
पैराथार्मोन, दूसरा है कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन। यानी दो हार्मोन यहाँ से स्रावित होते हैं। थोड़ा सा ये याद रखना है, जो कैल्सीटोनिन होता है अगर ये अतिस्रावण होगा, अतिस्रावण, तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या है? तो ये एक ऐसा रोग है जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर, भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब आराम से कोई तोड़ सकता है। भंगुर माने कोई तोड़ देता है कोई भी, यानी और गलने लगती है। क्या होने लगती है? हड्डियां गलने लगती है। तो देखो, ये है पैराथायराइड ग्रंथि, पैरा ऑटो भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में धसी रहती है। कितनी होती है? तो दो जोड़ी होती है, मक्के के दाने की जैसी होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है मेरे बच्चों। और इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन के हार्मोन के अल्प स्रावण से क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि क्या होता है? तो हड्डियों को भंगुर यानी टूटना, आराम से तोड़ने लायक बना देता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगली ग्रंथि पे बात करते हैं। अगली जो ग्रंथि है वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास ही पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लंबी होगी आज की क्लास। चलो चौथा, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। बोलो कितने लोगों को ये पता है? बोलो 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 प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बोलो 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 बोलो, बोलिए 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 बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। आगे चले? चलिए देखो, आपको दिख रहा होगा अधिवृक्क। क्या है? अधिवृक्क। वृक्क कितने लोग जानते हैं? वृक्क हम किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? तो बोलते हैं किसको? किडनी को। क्या बोलते हैं? किडनी। और अधि मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? अधि। अधि मतलब क्या होता है? तो होता है ऊपर, यानी किडनी के ऊपर। इसको बोलते हैं ऊपर, यानी किडनी के ऊपर। हम बता, जैसे हम लोग चित्र बनाते हैं किडनी का, थोड़ा अच्छे से बेइज्जती हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलती है कौन? अधिवृक्क ग्रंथि। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है यहाँ तक बोल। तो याद रखिएगा कि किडनी के ऊपर यानी वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि। याद रखेंगे इसकी लोकेशन, तो लिखेंगे यहाँ वृक्क के ऊपर। क्या लोकेशन में लिखेंगे? स्थिति में क्या लिखेंगे? वृक्क के ऊपर, वृक्क, वृक्क के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या है? तो वृक्क के ऊपर पाई जाती है और कैसी होती है? तो टोपी के आकार की होती है। कितने, तो किस आकार की होती है? टोपी, टोपी के आकार की। इसका वजन होता है 4 से 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम भार होता है, भार होता है। यहाँ से एक चीज याद रखना, यहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है एड्रिनल, सॉरी एड्रिनलिन, एड्रिनेलिन, एड्रिनेलिन। अब देखो, अधिवृक्क है तो इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। याद रखेंगे ये भी। तो मान लो कहीं पेपर में ऐसे लिख के आ गया तो हमारे सारे जो बबुआ लोग हैं वो कहेंगे कि अभिषेक भैया ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो बबुआ लोग, मैंने ये भी बता दिया आपको। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, जो ये आपका एड्रिनलिन होता है, क्या होता है? एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है इसको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन।
क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन बता रहा हूँ मैं। चलो सुनते हैं इसको इमरजेंसी क्यों कहते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपने कोई काम आपने आपको मान लो कि कोई काम दिया गया खेत में फरुआ चलाने का, खटर 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 चला ले, चलाते 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 आप थक गए। क्या हो गया, चलाते 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 आप थक गए, यानी आपकी हालत पूरी की पूरी टाइट है और आप निकले अपने खेत से, ठीक है, कि पापा मैं जा रहा हूँ घर। कहाँ जा रहा हूँ मैं, घर। अब मैं नहीं काम करूंगा क्योंकि मैं पूरी तरीके से क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, ठीक है। तो अब तक भैया रास्ते में आते टाइम मिल गया एक कुत्ता जो बहुत खतरनाक है और गांव वालों ने बोला कि वो बहुत काटता है और अब पूरे गांव में काटते हुए लोगों को घूम रहा है। अब क्या होगा भैया, तो अब क्या होगा भैया, तो अब आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप इतनी तेज भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि आप थक के आ रहे हैं। यानी वहां पे आपके में कौन सी एनर्जी आ गई, तो वहां पे ये हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम क्या है, एड्रेनलिन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। यानी यह इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है। इसका एक और अन्य नाम है, यानी इसको हम एक और अलग नाम से जानते हैं जो क्या होता है, तो फाइट एंड फ्लाइट, फ्लाइट हार्मोन, हार्मोन। यानी इसको क्या क्यों ये बोलते हैं, तो लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यह हमको किस सिचुएशंस में मदद करता है, तो जितने भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उस टाइम पे ये क्या करता है, तो हमारी मदद करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। बोले प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्या क्लियर है। तो इसके थोड़ा हम कार्य लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इसके कार्य। इसके कार्य क्या है, इसके कार्य। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, हृदय की धड़कन, सॉरी, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, बढ़ाना। दूसरा, श्वसन दर बढ़ा देगा। अब एक बात बताओ, जब आप दौड़ेंगे भागेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजें बढ़ेंगी। श्वसन दर बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला तीसरा क्या होता है, तो विषम परिस्थिति से बचाता है, विषम, विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति से बचाता है। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, तो ये कौन सा हार्मोन होता है भैया, तो ये होता है तुम्हारा क्या, तो एड्रेनलिन हार्मोन, अधिभृत ग्रंथि से जो स्रावित होता है। और अधिभृत आपकी दो जोड़ी होती है, आपकी दो जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, एक लेफ्ट किडनी पे और एक राइट किडनी पे। बोलो यहाँ तक क्या आप लोगों को क्लियर है, क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। आगे चल सकता हूँ मैं। चलिए अगला जो है हमारा वो है क्या, तो अग्न्याशय, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो अग्न्याशय पे बात करते हैं। तो अगला है हमारा अग्न्याशय, अग्न्याशय पांचवा, अग्न्याशय। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। कितने लोग बताएंगे किस टाइप की ग्रंथि है, तो सबसे पहले ये है एक मिश्रित ग्रंथि। क्या है प्यारे बच्चों, मिश्रित ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये अमाशय एवं, अमाशय एवं ग्रहणी के बीच, ग्रहणी के बीच, बगल में कह सकते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, इसका चित्र बना के देखो। यही ये रहता है, देखो ये तुम्हारी ग्रहणी है, ये अमाशय है, उसी के क्या है बगल में ये है अमाशय। कैसा होता है, तो पत्ती के आकार का, पत्ती के आकार का, पत्ती के आकार का। दूसरी चीज, कितना लंबाई है इसकी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो 99% भाग है वो एंजाइम निकालता है, बट 1% जो भाग है वो क्या करता है, तो हार्मोन स्रावित करता है। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है। यानी 1% भाग से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है, ठीक है। और अग्न्याशय को हम लैंगर उसमें क्या पाई जाती है, तो लैंगर की द्वीपिकाएं। ये क्या होती है, तो देखो लैंगर की द्वीपिकाएं, लैंगर की द्वीपिकाएं, लैंगर की द्वीपिकाएं। अब देखो 1869 में लैंगर हैंस ने
लैंगरहैंस ने इसमें अग्न्याशय में कुछ छोटी 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 संरचनाएं देखी थी जिनकी संख्या लगभग थी 10 लाख। कितनी थी? 10 लाख। उन्हीं को उन्होंने हम क्या बोलते हैं, उनकी द्वीपिकाएं। छोटी छोटी क्या थी? संरचना। और यहीं से क्या निकलता है आपका? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। ठीक है, यहीं से आपका क्या निकलता है? इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन होता है वो किस काम में आता है? तो इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। शुगर की मात्रा को नियंत्रित। अगर यह नहीं निकलता है तो लोगों को क्या हो जाता है? शुगर। या हम कह सकते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से हो जाता है मधुमेह। मधुमेह, इसको बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज यानी जब आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा आपको? डायबिटीज। क्यों? क्योंकि वही जो है आपके शरीर में रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। ठीक है यहाँ तक? अब देखो डायबिटीज होने का मैं रीजन एक्चुअली समझा देता हूँ आपको। थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो आपका अग्न्याशय है वो मासेम ग्रहणी के बगल या बीच में होता है। किस आकार का होता है? पत्ती के आकार का। कितने सेंटीमीटर? तो 20 सेंटीमीटर लंबा। 99% एंजाइम निकालता है, 1% हार्मोन निकालता है। इसकी खोज लैंगरहैंस ने 1869 में किया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो यहाँ तक रखिए। अब चलो आगे। ठीक है यहाँ तक? अब देखो ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यही तो हमारे शरीर में शुगर होता है, इसको ग्लाइकोजन में बदला जाता है। ग्लाइकोजन में बदला जाता है। कौन बदलता है? तो बदलता है इसको कौन? तो इसी को बदलता है इंसुलिन। इंसुलिन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो अगर ये इंसुलिन ना रहे तो ग्लूकोज इसमें बदलेगा नहीं, और ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और हमें क्या हो जाएगा? तो डायबिटीज हो जाएगा। तो यही होता है इसके पीछे की कहानी। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? अब देखो, अब होता है, आता है लिंग हार्मोन। ये लास्ट है इस पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों का लास्ट टॉपिक है या लास्ट हेडिंग है। लिंग हार्मोन क्या है? लिंग 6 नंबर। लिंग हार्मोन क्या है? लिंग हार्मोन। तो लिंग हार्मोन तो नर में भी होगा और मादा में भी होगा। मादा में, नर में। ठीक है, तो देखो नर में और मादा में। अब देखिए नर में क्या पाया जाता है? जहां से निकलता है तो नर में पाया जाता है वृषण, और मादा में अंडाशय, जहां से ये हार्मोन आपके क्या होते हैं? तो स्रावित होते हैं। तो वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन, स्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और यहाँ से एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही थे आपके पूरे के पूरी 6 ग्रंथियां और 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां। और मैंने प्रयास किया है कि आपको पेपर की दृष्टि से पूरा का पूरा मैंने आपको 6 ग्रंथियों को पढ़ा दिया। ठीक है, और थोड़ी सी मैं एक चीज माफी चाहूंगा, माइक यहाँ लगाने की वजह से थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो गई होगी, कहीं कहीं बीच बीच में आवाज फट फट के आ रही, तो उसके लिए सॉरी बच्चा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ लगाने से आवाज वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बाद में हाथ में लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज का जो क्लास है वो बहुत ही जबरदस्त आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को और हाँ, थोड़ा सा आवाज़ के लिए आपको आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अब बचा है पादपों में। केवल पादपों में समन्वय एक क्लास, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्या हो जाएगा? उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे साथी जुड़े हैं, भाई बहन, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दो इस वीडियो को, और कह दो कि भैया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथि, मस्तिष्क, तंत्रिका, कोशिका सबको एकदम हलवा के तरीके से पढ़ा दिया। कौन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? बोलो कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो जो मैंने पढ़ाया? ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी मस्त जबरदस्त होंगे। और एक चीज़ और लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन सब्सक्राइब कर दिए हैं चैनल को, वो प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें। तो बुरा लगता है यार, एक तो इंसान आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा है, ऊपर से आप लोग सब्सक्राइब करके फिर क्या कर देते हैं? अनसब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।